जय हिंद। आज के क्लास में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स SCRT फर्स्ट लेसन का हम दूसरा भाग देखते हैं, बिहार के विकास की स्थिति। तो जैसा हम आज बिहार की स्थिति देख रहे हैं, प्राचीन काल में बिहार की स्थिति ऐसा नहीं था। बिहार का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर ने शांति का संदेश दिया, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक इत्यादि महापुरुषों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि महापुरुषों का जन्मस्थली भी बिहार रहा है। यहीं से महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की, जो उनका भारत में पहला राजनीतिक आंदोलन था। यहीं से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया। परंतु जब हम वर्तमान बिहार को देखते हैं तो लगता है कि कहीं ग्रहण सा लग गया है वर्तमान बिहार पर। तो ये जो बिहार की आज पिछड़ेपन की स्थिति है, हम आज बिहार के पिछड़ेपन के कारण जानने का प्रयास करेंगे। आपके बुक में 8 कारण दिए हुए हैं बिहार के पिछड़ेपन के। 8 कारण दे रखे हैं आपके SCRT बुक में। पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भी बिहार में पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। जैसा कि आप लोग एक नारा सुने होंगे, हम दो हमारे दो, लेकिन बिहार में है हम दो हमारे दो चार। इससे भी क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ने से परिवार अपने बच्चों का एक समुचित भरण पोषण नहीं कर पाता है, जिससे उसमें कुपोषण की स्थिति बरकरार रहती है और वो भी एक बिहार के विकास में बाधक है। अगला है आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना से तात्पर्य है कि किसी राज्य का विकास निर्भर करेगा उस राज्य में सड़कें की स्थिति कैसा है, वहाँ बिजली कैसा है, वहाँ सिंचाई के कैसे साधन है। इन सभी साधनों के आधार पर उस राज्य के विकास को हम माप सकते हैं। परंतु बिहार में इन सब का बहुत अभाव देखा जाता है। अगला है कृषि पर निर्भरता। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि कार्य में निर्भर रहते हैं, कृषि कार्य पर निर्भर रहते हैं। लेकिन आज कृषि की स्थिति ये हो गई है, किसी किसान के पास 2 एकड़ जमीन है और उसी 2 एकड़ में वो पूरे सब बापुत लगा हुआ है खेती करने में, यानी वो भी उसी में संलग्न है, उसका बेटा भी है, उसकी पत्नी भी है, पूरा परिवार खेत सीमित है और उसमें श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है। तो यही है एक कृषि पर निर्भरता जो बिहार को और पिछड़ेपन की ओर ढकेलती है। बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ एक ही समय में 2 आपदा झेलने को मिलता है। जहाँ बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़, तो वहीं बिहार के दक्षिणी भाग में सूखा देखने को मिलता है। बाढ़ और सुखाड़ की मार किसान का कमर तोड़ देती है, जो भी बिहार के विकास को पीछे ढकेलती है। अगला है औद्योगिक पिछड़ापन। जब बिहार से झारखंड अलग होता है, उसके बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो सभी झारखंड शिफ्ट हो गए। अब बिहार में कुछ बचा नहीं है और 1-2 औद्योगिक के नाम पर चीनी मिल था, वो भी बंद हो गया या कुछ चल रहे हैं जो बंद होने के कगार पर है। अगला है गरीबी। बिहार में गरीबी अपना कुचक्र इस तरह से जमाए हुए है कि जो कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। बिहार में बहुत से परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। इन्हें अपना मूलभूत आवश्यकता पूर्ति की भी सामान नहीं उपलब्ध हो पाती है। अगला है खराब विधि व्यवस्था। खराब विधि व्यवस्था का मतलब है, यदि आप बिहार में हैं और आपको किसी सरकारी ऑफिस का कोई दफ्तर का काम लग गया, तो एक छोटा सा काम करने में भी आपको 4 दिन लग जाता है। तो जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार आना चाहता है कोई भी कंपनियां, तो उनकी कागजी प्रक्रिया इतना विलम्ब चलता है कि सोचता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हम कहीं दूसरे जगह अपना प्लांट लगा। ये भी एक बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। अगला है कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार में संतरी से लेकर मंत्री तक और कुछ ऑफिसर भी, प्रशासन में भ्रष्टाचार इतना हद तक बढ़ गया है कि यदि कोई इंडस्ट्री आए बिहार, तो उससे टैक्स या फिर रंगदारी टैक्स इस तरह का कुछ उस पर मठ दिया जाता है, ताकि क्या होता है, वो सभी जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं बिहार में, वो बिहार से छोड़ देते हैं। बिहार सोचते हैं कहीं और हम जगह अपना काम कर लें। एक भ्रष्टाचार भी बिहार के विकास में बहुत बड़ी बाधक है। अगला है
कि हम बिहार के पिछड़ेपन को किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो देखिए, बिहार के पिछड़ेपन के जो जो कारण थे, यदि हम उन सभी कारणों पर काम कर लें, उन सभी कारण को हम रोक दें, तो बिहार का विकास स्वतः हो जाएगा। पहला कारण है जनसंख्या पर नियंत्रण, परिवार को जागरूक किया जाए, जिससे क्या हो, जनसंख्या पर नियंत्रित हो। और जब जनसंख्या नियंत्रण होगा, संसाधन कम व्यक्ति यानी कम बच्चों में बटेगा, वो भी एक बिहार के विकास को एक आगे स्तर तक ले जाएगी। अगला है कृषि का तेजी से विकास। बिहार का एक ऐसा राज्य है जहां आज भी पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है। खेत जोतने का काम हो तो ट्रैक्टर है, हल भी है। लेकिन यदि हम दूसरे राज्यों में पंजाब सबको देखते हैं तो वहाँ क्या है, इतना उन्नत कृषि के समान आ गए हैं कि किसान अपनों किसी काम को सुगमता से कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ गेहूं की फसल की कटाई होती है बिहार में, उसके लिए मजदूर चाहिए, बड़ी संख्या में मजदूर की जरूरत होती है। और किसी अन्य राज्यों में उन्नत कृषि उपकरण के चलते कृषि के कार्य को सुगमता से किया जाता है, जिससे कृषि का विकास हो रहा है। अगला है बाढ़ पर नियंत्रण। देखिए, अभी हम बताए कि बिहार में एक स्थिति होता है, कहीं बाढ़ है और कहीं सुखाड़ है। उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है तो दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित है। तो इस तरह का बांध या फिर कोई जल परियोजना बनाया जाए जो कि उत्तरी बिहार के पानी को दक्षिणी बिहार की तरफ मोड़ सके। यहाँ जो बाढ़ का मतलब होता है पानी अनियंत्रित जल, तो उस अनियंत्रित जल को नियंत्रित करके दक्षिणी बिहार की तरफ यदि उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, उसका प्रवाह उधर कर दिया जाता है, तो बिहार में बाढ़ पर भी नियंत्रण पा लिया जाएगा। और बिहार के विकास में बाढ़ एक महत्वपूर्ण बाधक का कार्य है। अगला है आधारिक संरचनाओं का अभाव। बिहार में अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, सिंचाई के साधन, ये सभी सरकार को करना चाहिए कि इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, आधारिक संरचनाओं को दुरुस्त किया जाए। बिहार में औसतन यदि 20 से 30 किलोमीटर जाना हो तो सड़क ठीक नहीं होने के कारण, सड़क की जर्जर स्थिति के कारण वह दूरी समय करने में औसत समय से ज़्यादा समय लग जाता है। यह है आधारिक संरचनाओं को दुरुस्त किया जाए। अगला है उद्योगों का विकास। बिहार की सरकार कुछ ऐसी नीति लाए जिससे कुछ बाहर की कंपनियां बिहार में आके उद्योग लगाए, और सरकार को भी इस पे पहल करना चाहिए कि सरकार भी अपने राज्य से लोगों को पलायन रोके और अपने बिहार में ही कुछ ऐसा इंडस्ट्री लगाए, उद्योग लगाए, जिससे क्या हो सके, बिहार का विकास हो सके। अगला है गरीबी दूर करना। तो हम बताएं कि बिहार में बहुत से लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं, उनके पास जरूरत के भी साधन नहीं है। तो जो गरीब लोग हैं उन्हें कुछ विशेष आर्थिक सहायता देकर उन्हें भी एक सामान्य स्तर पर लाकर खड़ा किया जाए, जिससे बिहार की गरीबी कम हो सके। शांति व्यवस्था की स्थापना। आए दिन हम सुनते रहते हैं बिहार में आज यहाँ क्राइम हो रहा है, वहाँ हो रहा है। तो इससे भी क्या होता है कि एक बिहार का राष्ट्रीय स्तर पर एक गलत छवि जाता है। हम यदि बिहार में शांति व्यवस्था को बहाल करें तो क्या होता है कि बिहार की एक विकास में ये भी एक अच्छा कार्य करेगी। स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। देखिए, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन के बारे में लिखा है आपके SCERT बुक में कि वो जो प्रशासनिक इकाई जो होना चाहिए वो ईमानदार होना चाहिए, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। और आप लोग देखे होंगे अन्य राज्यों में भी और बिहार में भी जो ईडी की कार्रवाई होती है और भारी मात्रा में पैसा बरामद किया जाता है, तो यहाँ का जो प्रशासन है उसको भी स्वच्छ और ईमानदार होना चाहिए। अगला है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। बिहार जैसे गरीब राज्यों को, बिहार बीमारू राज्य में भी आता है, तो बिहार जैसे गरीब राज्यों को केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा देकर वहाँ से केंद्र से जो फंड आता है उसको बढ़ाकर बिहार के विकास को बढ़ा सकती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहे थे कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। जैसे हम कोई एक उदाहरण से समझते हैं, कोई एक लड़का है और उसका ये हाथ कटा हुआ है, तो हम उस लड़का को दिव्यांग बोलेंगे, ना कि उसको हम एक स्वस्थ बोल सकते हैं या उसको फिजिकल फिट नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह से यदि
पूरे भारत का विकास हो और एक बिहार का विकास नहीं हो तो पूरे देश की राष्ट्रीय आय को बिहार का राष्ट्रीय आय नीचे लेके जाता है। तो सरकार को चाहिए कि बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के लिए कुछ ये सभी जो उपाय दिए गए हैं इन सब पे कुछ अमल करें ताकि बिहार का पिछड़ापन दूर हो। अगला है मूलभूत आवश्यकता एवं विकास का संबंध। देखिए, मूलभूत आवश्यकता एवं विकास का संबंध कोई भी व्यक्ति का मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। जब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को जब ये तीन चीज मिल जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो वो क्या कर सकता है, उसके बाद वो विकास की बात सोचता है। अब हमको कुछ अच्छा बेहतर शिक्षा लेना है, बेहतर स्पोर्ट में जाना है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास मूलभूत आवश्यकता की ही नहीं पूर्ति हो रही हो, उसका ध्यान विकास की ओर नहीं जाएगा। सरकार इसके लिए मूलभूत आवश्यकता के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसको वन नेशन और वन राशन स्कीम से जोड़ दिया गया है। इसके तहत गरीब परिवार को, जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं, उसको कुछ खाद्यान्न की मात्रा उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनका रोटी का कार्य चल सके। अब होता है कपड़ा और मकान के लिए, तो इसके लिए सरकार एक नरेगा योजना चलाती है। ये 2005 ईस्वी में आता है और फिर 2009 ईस्वी में इसका नाम बदलकर नरेगा का मनरेगा कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य, नरेगा का लाने का उद्देश्य है सरकार का कि कम से कम जो गरीब परिवार के लोग हैं उसको साल में, एक वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दिया जाए। इन सब कार्यों पर पहल करके हम बिहार के पिछड़ेपन और गरीबी को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।